के भाग 21 में, ठीक है, 22 भाग हैं टोटल संविधान के। 21वें भाग में देखेंगे आप, और अनुच्छेद 370 तो आपको याद ही है, होमवर्क करा दिया अमित शाह जी ने आपको। 370 तो याद ही है। 371 में संविधान के भाग 21 में ये प्रावधान रखे गए हैं, कुल 12 राज्यों के कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए अलग से अधिनियम रखे गए, अधिनियम बनाए गए। ऐसा क्यों किया गया, सबसे पहले ये समझिए। ये इसलिए किया गया है कि इन क्षेत्रों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए। दूसरा, कुछ अशांत क्षेत्र हैं जहां पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। यानी मुख्य रूप से 3 कारण आप कह सकते हैं। कौन कौन? आर्थिक, सांस्कृतिक और कानून व्यवस्था बना रहे। आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उनके हितों की, वहाँ के समुदाय के लोगों की हितों की सुरक्षा हो, इसके लिए विशेष प्रावधान रखा गया है। संविधान के मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था, बाद में हम समय के साथ इसको लाए हैं। और कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का ये जो सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं आज, ये स्टेट लेवल के पीसीएस के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। पीसीएस के क्वेश्चन इससे बनते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं है, करना है विशेष रूप से। किताबों में भी इसका प्रावधान है, जल्दी याद नहीं होता है। कुछ पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं, उसको आप सब ढंग से कर। दूसरी बात, 7 राज्यों की बात आज करेंगे इस टोटल क्लास में। अगले क्लास में हम 5 राज्य जो नीचे शेष लिखे हैं इनके बारे में बात करेंगे, यानी ये 2 क्लास में कंप्लीट होगा। तो क्या है देखते हैं। विशेष राज्यों के लिए कौन कौन से कुछ राज्य हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 आई तक। देखो हिंदी में झ लिखा हुआ है, तो संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 71 से 371 आई तक 12 राज्यों के नाम इसमें दिए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। ये 12 राज्यों के लिए वहाँ के विशेष समुदाय, वहाँ के विशेष संस्कृति, वहाँ के विशेष लोगों के जो प्रथाएं हैं, जो कस्टम हैं, उनको बचाने के लिए संविधान ने विशेष प्रावधान किया है, ऐसे समझ लीजिए आप। अब आपको नहीं पता कि महाराष्ट्र में कौन सा विशेष है, गुजरात में कौन सा है। महाराष्ट्र तो एक सिंपल आपको स्टेट समझ में आता होगा यूपी की तरह, बट ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्र उसके ऐसे हैं जहां पे विशेष समुदाय निवास करती है। उनके सांस्कृतिक और उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा करना भी संविधान के अंतर्गत प्रावधानित है। आइए देखते हैं कैसे। विशेष शक्तियां प्राप्त है कहां पर? 371 में राष्ट्रपति के द्वारा विशेष शक्ति राज्यपाल को दी गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र, यानी विदर्भ और मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है और शेष महाराष्ट्र में जो बातें हैं, अगर विशेष हित समुदाय को लेकर, संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर वहां पर अगर कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जिसमें कोई मुद्दा फंसेगा, तो वहां के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा विशेष शक्ति मिला है। महाराष्ट्र एवं गुजरात का दोनों कंबाइंड है 371 में, 371 में। आपसे प्रश्न अगर पूछा जाता है कि महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान निम्नलिखित अनुच्छेद में किसे प्राप्त है, किसमें प्राप्त है, तो 371 में है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के लिए 371 में है, इसको याद रखिएगा। इसमें विशेष शक्ति में क्या है, ये महाराष्ट्र, ये गुजरात का क्षेत्र है, सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात। अब विदर्भ और मराठवाड़ा ये कौन सा क्षेत्र है, महाराष्ट्र का है, यानी दोनों को एक कंबाइंड में रखा गया है। ठीक, इसके लिए क्या करना है, विधानसभा जो वहां की होंगी, इसमें बोर्डों के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन, मतलब एक बोर्ड बनाया जाएगा। उस बोर्ड में इन जगहों के विशेष हित में जो सांस्कृतिक रूप से वहां निवास करने वाले निवासी हैं, उनके लिए कुछ कार्य, उनके लिए कुछ योजनाओं का आवेदन, प्रतिवेदन दिया जाएगा और उससे क्रियान्वयन में लाया जाएगा। ये वहां की विधानसभा का विशेष काम है, वार्षिक प्रतिवेदन देना। उसकी जांच कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। उनको विशेष शक्ति किनसे प्राप्त है, राष्ट्रपति से प्राप्त है। ठीक, आगे चलते हैं। नागालैंड के लिए प्रावधान जो है 371A में है, ये याद रखिएगा। अब 371 में केवल महाराष्ट्र गुजरात है, नागालैंड उसके बाद आएगा 371A में, आपको ये मेमोराइज करके चलना है। इसमें क्या है, संसद के निम्न मामले, कुछ ऐसे मामले हैं जो अधिनियम का रूप जब लेंगे तो नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि वहां की राज्य विधानसभा जो संसद के द्वारा नियम बनाए गए हैं उसका अनुमोदन न करे। यानी राज्य के विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है कुछ प्रावधान में जो संसद दिल्ली में बनाएगी कानून। कौन कौन से?
नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं अगर उससे क्या हो रही होंगी, छेड़छाड़ हो रही होंगी, उल्लंघित हो रही होंगी, तो उनको विधानसभा से यानी नागालैंड के विधानसभा से अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रूढ़िजन विधा के अनुसार होगा, यानी नागा रूढ़िजन जो नागा रूढ़िवादी परंपरा जिनके पास है, जो उसको मानते हैं, उनके लिए सिविल और दांडिक न्याय प्रक्रिया जो होगी उसका एक अलग प्रोविजन होगा। भूमि और उसके स्थापित स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण, अगर आप वहां पर किसी विशेष नागा समुदाय से अगर उसका भूमि खींचना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, अधिग्रहण करना चाहते हैं, तो जो कानून संसद बनाई होगी उसका अनुमोदन नागालैंड के विधानसभा में होना आवश्यक है। यानी एक तरह से आप देख सकते हैं तो नागालैंड के हितों की सुरक्षा प्रमुख रूप से वहां की विधानसभा या वहां की सरकार करेगी और संसद विशेष रूप से उस पर प्रावधानित नहीं कर सकती है जब तक वहां के विधानसभा की स्वीकृति नहीं मिलेगी। अब आगे बढ़िए तो देखेंगे राज्यपाल के पास यह अधिकार है नागालैंड के, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम त्वेनसांग जिले के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया है। ये अलग से है, एक जिला है नागालैंड का जहां जिस जिले का नाम है त्वेनसांग। इस स्पेशली जिला के लिए अलग से प्रावधान बनाए गए। इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, आप पूरा तरह से इसमें आपका डिटेल में नहीं जाते हैं क्वेश्चन में। दूसरा है आगे असम एवं मणिपुर के लिए प्रावधान जो रखे गए हैं, वो असम के लिए रखा गया 371B में। क्या है इसमें, राज्यपाल राज्य विधानसभा के जनजातीय सदस्यों की, जैसे राज्यपाल राज्य विधानसभा में जनजातीय सदस्यों की एक समुदाय में से विशेष रूप से सदस्यों को चुनने का अधिकार रखता है। यानी राज्यपाल हमेशा चाहेगा कि जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर उनका भी प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ना कोई सदस्य विधानसभा में हो, ये प्रावधान है। मणिपुर का डिटेल है 371C में, यानी असम 371B और मणिपुर 371C में। राष्ट्रपति को अधिकार है कि विधानसभा में राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए समिति का गठन कर सकता है, यानी एक समिति बना सकता है और जो मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाएगा। उस समिति देखेगी कि कौन से व्यक्ति को हम सदस्य के रूप में वहां के विधानसभा में भेजें। राष्ट्रपति राज्यपाल को इसके संचालन का कार्यभार भी सौंप सकता है। ठीक है, ये पूरी काम करने के लिए राज्यपाल को भी इसके लिए प्रावधानित कर सकता है। इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सिक्किम के लिए प्रावधान जो रखे गए हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। सिक्किम के लिए आपको विशेष रूप से जहां जहां से आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। सिक्किम के लिए प्रावधान रखा गया 36वें संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, उसमें अनुच्छेद 371 में ये जोड़ा गया है इनके लिए जो प्रावधान है, क्योंकि उससे पहले सिक्किम हमारा राज्य नहीं था, ये याद रखिएगा। सिक्किम के लिए 371 में जोड़ा गया है अलग से 36वां संविधान संशोधन लाके। यानी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में दिया गया था, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में। विधानसभा में 30 सदस्य से कम नहीं होंगे, वर्तमान में 40 सदस्य के आसपास हैं विधानसभा में उनके। समुदाय सदस्य द्वारा भी ये भरी जाएगी, जो वहां की मेन कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में से भी सदस्यों को चुना जाएगा। किसमें, विधानसभा में। लोकसभा में मणिपुर से एक सीट है, ये आप याद रखिएगा। इसी में जोड़ा गया था कि लोकसभा में हम एक सीट सिक्किम से होगा, यानी एक सांसद सिक्किम से बनेगा। राज्यपाल को विशेष शक्ति यहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रावधानित है। ठीक, सिक्किम के लिए इतना आपके लिए ज्यादा है। मिजोरम के लिए प्रावधान 371(6) में है। संसद द्वारा बनाया गया कानून मिजोरम में तब लागू नहीं होगा जब मिजो लोगों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को कहीं से प्रतिबंधित या कहीं से काटछांट कर रहा होगा, मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया में किसी प्रकार से कोई उथल पुथल कर रहा हो, सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जो मिजो लोगों के लिए अलग से बनाया गया है उसमें छेड़छाड़ हो रहा हो, और भूमि और स्वामित्व और अंतर ग्रहण करने के लिए वहां की विधानसभा का प्रावधान लेना आवश्यक है। यानी एक प्रकार से हम देखें तो ये 4 पॉइंट्स जो ऐसे हैं वो लगभग सभी में हैं। वहां के जो विशेष समुदाय है, जो जनजातीय क्षेत्र है, उन जनजातीय क्षेत्र की स्वीकृति आवश्यक है, और उस जनजातीय क्षेत्र के स्वीकृति के लिए वहां के सदस्यों का वहां के विधानसभा में सीट होना, प्रतिनिधित्व होना भी आवश्यक है। इसकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब आपको वहां के जनजातीय क्षेत्र या समुदाय के व्यक्ति से किसी प्रकार के कानून का पालन करवाना होगा या किसी प्रकार के उनसे संपत्ति अधिग्रहण करना होगा,
तो आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते दिल्ली में बैठ के, इसलिए वहां के जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है उसे अपनी बात को आप सही से समझाएंगे और वो वहां पर जाके अपने वर्ग और अपने समुदाय को उस बात को समझाएगा। उसके बाद संसद के द्वारा जो हितकारी कल्याणकारी जो कानून बनाया गया रहेगा उसको दोनों वर्ग अच्छे से समझ पाएंगे और अपने लाभ के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इस तरह के प्रावधान संविधान में किए गए थे। ठीक है, इसमें कहीं से कोई नेगेटिव नकारात्मक तथ्य नहीं है कि किसी भी प्रकार से संविधान चाहता था इन सभी राज्यों पर, इन सभी राज्यों के विशेष समुदाय, विशेष जनजातीय क्षेत्र या वर्ग के लोगों पर अपना कंट्रोल, नियंत्रण रखना, ऐसा नहीं है। उनको भी मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये किए गए प्रावधान हैं। इसमें हमें इसे देखने की और समझने की सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है, नकारात्मक दृष्टिकोण इसमें कुछ नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जो इनके हित या इनके लाभ से परे हो। ये बात आप देखेंगे भारतीय संविधान में जब भी इनके लिए कोई प्रावधान लाया जाता है तो वहां की इनकी जो समस्याएं होती है उन समस्याओं का विशेष रूप से अध्ययन करके ही लाया जाता है। ये एक अच्छी चीज है। अगले क्लास में हम 5 राज्य जो बचे हैं हमारे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इनके बारे में देखेंगे। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे अनुसार होगा वो गोवा होगा और आंध्र प्रदेश होगा। इसको आप देख लीजिएगा। अभी अभी एक राज्य आपके सामने आया है तेलंगाना, अभी अभी नहीं, थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी अभी ही कहेंगे उसको। इसके बारे में भी देखेंगे। स्टेट पीसीएस में इससे प्रश्न कैसे पूछते हैं, तो ज़्यादातर आपसे सीधे सीधे ईजी क्वेश्चन पूछते हैं। निम्नलिखित किस संविधान के अनुच्छेद में है, कौन सा संविधान संशोधन में किया गया है और निम्नलिखित में से किस समुदाय और किस वर्ग के लिए ये प्रावधानित है। तो ये आप ओवरऑल पढ़ेंगे तो बहुत ही कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जब इससे प्रश्न आता है तो मैं ज़्यादातर देखा हूं कि क्या करते हैं, इसको बच्चे स्किप कर देते हैं। वो कार्य नहीं करना है, इसे अच्छे से आप तैयार कर लीजिए।